गाइस अब हम बात करने वाले हैं। आज जो 31 मार्च है और ये जो क्लास 6 का क्वेश्चन है, आज जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे यहाँ, ठीक है, इसमें से किस तरह आपका आंसर की है आप मिला लीजिए, किस तरह ने आपने एग्ज़ाम दिए हैं और कितना मार्क्स आप हासिल कर पा रहे हैं 50 में से। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा दिया गया है। ये द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन है और ये सत्र जो है 2019 से 20 का है और अभी हम लोग का हो गया 2022 में, ये क्लास 6 का है। ठीक है, यहाँ पर बोला है इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक का 1 मार्क्स रहेगा। आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का था और इसमें क्वेश्चन बुकलेट पर्सन पुस्तक जो है ये जैसे यहाँ पर दिया है, जिसको इंग्लिश से करना है वो इंग्लिश कर लेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें सामान्य निर्देशक आपने तो पढ़ ही लिए होंगे, यहाँ पर जैसे दिया है ओएम शीट पर आपका आंसर होगा और ये पॉइंट का पेन का प्रयोग करें, यानी बॉल पॉइंट का। ठीक है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल जो है 50 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से सभी का प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, इसमें अधिकतम 1 अंक ही मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपने देख लिया, इसमें से किसी एक को आपको सही करना है और उसको OMR शीट पे भर देना है। रफ कार्य की पुस्तिका निर्धारित आपको पीछे दिए गए थे। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थी कक्षा छोड़कर ना जाए, ये सब आपको बताया गया होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को देख, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा गया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो मैं फ़िलहाल अभी बात करूँगी हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक। इंग्लिश का अभी हमने नहीं करा है, इंग्लिश आपको बाद में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला है आपको सभी 1-1 मार्क्स का होंगे। तो पहला जो सेक्शन है आपका हिंदी रहेगा, इसमें से 1 2 3 प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न देंगे पैसेज को पढ़कर, यानी गद्यांश को पढ़कर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष की बात है, यानी आज से पहले 2500 वर्ष की बात है, यानी कि गंगा तट से दूरी पर एक पाठशाला थी और वहाँ आयुर्वेदिक यानी कि जीवन दान देने वाले ज्ञान यानी शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर जाते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते थे जिनका मन मानस सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन भी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जीवन दान देने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? ठीक है, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, मानव सेवा या ओतप्रोत। तो यहाँ पर हमें पैसेज में क्या दिया है कि जीवन दान देने वाले शिक्षा दी जाती थी, यानी कि वहाँ आयुर्वेद का मतलब ही होता है जीवन दान। ठीक है, आयुर्वेद का मतलब ही क्या होता है? जीवन दान, मतलब कि हमारा ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाठशाला कहाँ थी? ये पाठशाला जो है ये कहाँ पर थी? तो हमने देखा पाठशाला जो है गंगा तट से, यहाँ पर जैसे गंगा तट से थोड़ी दूरी पर स्थित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगा तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है, यानी बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पवित्र मंदिर के द्वार किनके लिए खुला था? जिनमें साधन और कठोर परिश्रम करने की लगन थी, या फिर जिनके मन में मानव सेवा की भावना नहीं थी, या जिनके मन में मतलब कि प्रेम की ओतप्रोतता से कुछ, मतलब कि जिनका मन में प्रेम से ओतप्रोत नहीं था, या जिनमें आराम करने और शाम को आनंदित करने की भावना होती थी। आंसर हो जाएगा हमारा जिनमें साधना और कठोर की परिश्रम लगन होती थी। ये जो पाठशाला है उन्हीं के लिए खोला गया था, यानी कि हमारा आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट होगा 3 नंबर में। अब यहाँ पर भी गद्यांश है और नीचे दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है? 3 4 5 और 6 का उत्तर सही देने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हवा हूँ, हवा में बसंती हूँ। ठीक है, सुनो बात मेरी अनोखी, यानी कि सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बवाली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ठीक है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो कविता दिया है, इससे देकर हमें क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। समझिए हवा के बारे में कौन सी बात नहीं कही गई है, तो समझ लीजिए यहाँ पर बसंती भी कहा गया, बेफिक्र भी और अनोखी भी। यहाँ पे सांवले जो है ये इनकी हवा के बारे में नहीं बताया, मतलब हमारा आंसर डी सही होगा। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस गद्यांश के मुख्य रूप से किसका चित्रण किया गया है, किसका चित्रण किया गया है मुख्य रूप से, ठीक है। हाँ, वसंत का, हवा का, मुसाफिर का या बावली का। तो यहाँ पर इस चित्र में किसकी बात कही गई है, हवा की। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हवा की, ठीक है। और नेक्स्ट है बड़ी बवाली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, हवा की किस प्रकृति की ओर संकेत कर रहा है। तो ये वह मस्त होकर यहाँ वहाँ घूमती है, या वह चिंतन रहित और निडर है, या वह जहाँ चाहे वहाँ घूमती है, या फिर वह एक अजब गजब मुसाफिर है। तो आंसर हो जाएगा वह एक अजब गजब मुसाफिर है, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धोनी, विराट और रोहित रांची आए। तो धोनी, विराट और रोहित कल रांची की सैर करेंगे। तो इसमें जो रेखांकित है, ठीक है, इसमें से सर्वनाम को चुने। देखो सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम, यानी संज्ञा के यानी नाम के बदले प्रयोग होने वाला। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना धोनी, विराट और रोहित जाएंगे, तो हम बोलेंगे वो या उसे या वह या वे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो तीनों को नाम है उसके बदले हम वे का प्रयोग करेंगे, यानी डी नंबर आंसर होगा। यही उनके बदले सर्वनाम है, यानी डी नंबर आंसर इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा, व्योम, पवक या उजाला। तो आंसर होगा हमारा पवक, आग का पवक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंधु ने पदक जीता, इस वाक्य में कारक कौन सा है। देखिए कर्ता तो होगा सिंधु, क्रियाक्रम होगा पद, जीता। तो यहाँ पर कारक जो है वो कौन है, ने है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी सही होगा, ने होगा, ठीक है। आगे है कल तुम पढ़ोगी, यह वाक्य किस काल यानी किस समय की बात बता रही है। कल, कल तुम पढ़ोगे यानी कि आने वाले कल के बारे में बता रहा है। ये तो यहाँ पर भविष्य काल क्या है वो गलत है, क्योंकि पढ़ोगे यानी जैसे कल हम जाएंगे, ये साउंड आ रहा है, तो ये जो है ये भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा है, कल की बात हो रही है, यानी कल जो आने वाला है, आने वाला कल की बात हो रही है, उसको कहा जाता है भूतकाल, यानी कि आंसर हमारा बी नंबर सही होगा। हमने इंग्लिश को बाद में करना है, अब आते हैं गणित में, ठीक है। गणित यानी 21 नंबर पर, इसमें बोला कौन सी संख्या जो है रोमन संख्या को दर्शाती है, ये 90, ठीक है। ये 90 जो है कौन सी संख्या रोमन संख्या होगी। तो मैं बता दूँ 100 को हम लोग लिखते हैं, 100 को रोमन संख्या के रूप में सी लिखते हैं। अगर 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा। इसका मतलब सी के आगे हमें एक्स लगाना है, तो ये कहलाएगा 90, यानी कि 100 में एक्स माइनस करेंगे, और एक्स माइनस करेंगे तो आगे आ जाता है, मीन्स हमारा ये आंसर सही होगा, यानी बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग करें। मैं बता दूँ अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जैसे जिसका फैक्टर 2 हो, तो 2 2 3 और उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आता है 11, ठीक है। ये 5 गो हो गया, ये केवल और केवल इसका 2 ही फैक्टर होता है, या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो यहाँ से बात करेंगे, ये 5 हो गया, 5 5 10, 10 7 हो गया 17, 17 और 11 होगा, यानी कि 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा वो 28 होगा, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर सही होगा। 23 नंबर में बोला है यहाँ पर 2/3 माइनस में 3/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, 2/3 माइनस में 3/5, नीचे देखेंगे समान नहीं है, तो इसका लॉस जो हो जाएगा वो कितना होगा 15 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पाड़ा में नहीं आता है। 15 होगा तो हम 3 को कितना से गुना करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, नीचे इसको भी 15 बनाना 3 से, ऊपर भी 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा तो 2 पंचे 10 और नीचे हो जाएगा 15, माइनस यहाँ पे 3 दिया 9/15 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, नीचे 15, यानी 1/15 हमारा आंसर होगा। कितना होगा 1/15, ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है 1/15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 किलोग्राम और 50 ग्राम के लिए कौन सा विकल्प जो है सही है। क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं बता दूँ आपको, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 किलोग्राम, तो 11 किलोग्राम
11 से गुना करेंगे और 1000 जोड़ देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अगर हमें इसको भी किलोग्राम में चेंज करना है, किसको, 50 को, तो हम क्या करेंगे, 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बचेगा हमारा 5/100। और 5/100 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 0.5, 0.05 ऐसे करके लिख सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर जो है, आंसर हो जाएगा हमारा, तो गाइस हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हमारा ये होगा। क्यों होगा तो समझ लीजिए, यहाँ पर 11 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 11 और यहाँ पर 000 आ जाएगा। इसमें अगर हम 50 को भी किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इसमें एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 11 kg, यानी कि ग्राम से हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 kg प्लस में 0.05 kg। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11.0.5 kg हो जाएगा, यानी इधर हम जीरो भी लगा सकते हैं जिससे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर तो हमारा होगा बी नंबर, यानी बी नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे दिया है कि 44 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो इस वर्ग का परिमाप निकालें। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है, मान लिया ये एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और इसको 44 सेंटीमीटर तार को ही तोड़ के बनाया है, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो पहले हम क्या जानते हैं, पहले हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या जानते हैं, 4 गुना भुजा यानी ए। तो यहाँ पर हमें परिमाप तो वही रहेगा ना, तार की लंबाई तो वही रहेगी, तो इधर हो जाएगा 4 गुना ए। तो हम कह सकते हैं 44 के बटे में हमें अगर भुजा निकालना है तो बटे में 4 आएगा, इधर ए निकालेंगे। तो यहाँ पर वही ना बोला है इसका परिमाप, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर अगर इसको कट करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर हमें 11 को 4 बार गुना करना है तो वही होगा 44। तो हमारा आंसर तो परिमाप तो वही रहेगा, परिमाप थोड़ा ना चेंज होगा, यानी इस वर्ग का परिमाप भी वही होगा डी, जो जितना सेंटीमीटर तार है वही उसका परिमाप भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो भुजा होगा वो 11 रहेंगे चारों तरफ से, तो 11 को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 44 लौट के आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो परिमाप 44 ही होगा, ठीक है, जितना तार की लंबाई है उतना ही उसका परिमाप भी होगा। यहाँ पर बोला एक आयताकार श्यान कक्ष परिमाप इतना मीटर, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो श्यान कक्ष का क्षेत्रफल निकालो। तो मान लिया ये क्या है, श्यान कक्ष की क्षेत्रफल है, परिमाप मतलब आकृति है, इसमें हमें परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया है 7 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई जो है 7 मीटर दिया है और इसका परिमाप है 24 मीटर। तो हमें चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई हमें नहीं दिया है। तो हम गाइस क्या करेंगे, एक चौड़ाई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, परिमाप का निकालेंगे। तो हम कर जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है आयत का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप दिया है 24 बराबर 2 गुना, क्यों 2 गुना लंबाई तो हमें दिया है 7 और चौड़ाई कुछ नहीं दिया, इसको बी ही मानेंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे 24 और इधर हो जाएगा 2 7 14 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2b। अब इसको इधर लाएंगे, यानी 24 के इधर लाएंगे 14 को, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर 2b बचेगा। तो यहाँ से अगर 24 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10 आएगा, तो 10 बचेगा, यानी कि आखिरी हमारा 10 बचा है और इधर 2b है। तो हमें b निकालना है, चौड़ाई पहले निकालना है। तो अगर हम इसको चौड़ाई को काटेंगे, मतलब कि 10 के बटे में 2 आएगा, तो यहाँ से कट के बचेगा कितना 5, यही हो जाएगा b, ठीक है, यानी चौड़ाई। तो हमें लंबाई दिया हुआ है 7 और चौड़ाई निकल गया 5, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने बोला है, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया हम जानते हैं क्या होता है, एल गुना बी, और एल था 7 और बी निकल गया 5, तो कितना हो जाएगा 7 × 35 वर्ग मीटर होगा, वर्ग
वर्ग मीटर होगा, मीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन पर दिख रहा है, हमारा आंसर है 35। तो यानी कि 35 नंबर आंसर जो है हमारा राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, अलका के पास कितना रुपया, 250.5 रुपये थे। उसने 128 रुपये के घरेलू सामान तथा 24 रुपये के मोजे खरीदे। अब उनके पास कितने रुपये बचे हैं? तो कुल उनके पास जो पैसे थे इतने हैं, और वो उन्होंने कितने की शॉपिंग करी है, पहले इसका निकालते हैं। सामान, घरेलू सामान के लिए 128, और इसका जो 42 रुपये है वो मोजे खरीदा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 10, और यहाँ पर 6 और 1 7, और इधर हो गया 170 रुपये का उन्होंने शॉपिंग करा। तो हम क्या करेंगे, 250.5 रुपये में से 170 को माइनस करेंगे। 170 को माइनस करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ से 5 ही बचेगा, और यहाँ 0 से 0 बचेगा, और यहाँ से 1 लेके जाएंगे, यानी कि पंचा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि 80.5 रुपये इन्होंने बचाया है। कितना, इनके पास शेष कितना बचा है, 80.5 रुपये, यानी कि बिल्कुल हमारा सी नंबर आंसर सही होगा, ये वाला। ठीक है, यानी सी नंबर आंसर सही होगा, 80.5 रुपये। ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ पर बोला क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5 है, बी सी भी इतना है, और ऐसी भी इतना है। कौन ए बी सी इतना है और बी सी भी इतना है और ये भी इतना है। तो बताइए कौन सा, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर बोला है एक त्रिभुज की रचना किया है, और यहाँ पर ये ए है, ये बी है और सी है। कौन भी सेम है, सभी 60-60 का है। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, और भुजा भी बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा आपका। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। समकोण यहाँ पर दिया है, ये गलत होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि हमारा डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। यहाँ पे जैसे बोला नीचे दी गई आकृति के सम्मुख कोण कौन से हैं। तो सम्मुख कोण उसको बोलेंगे, मान के चले हमने एक आयत की रचना करी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रेखा, ये भी एक रेखा है, और ये इसको कट कर रहा है। तो यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल को सम्मुख कोण कहते हैं। तो हमें इस फिगर में देखना है कि यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ से ये और ये एक आयत है, तो ए के सम्मुख कोण सी है और बी के सम्मुख कोण डी है। तो यहाँ पर दिया है ए और बी, ए और बी ये तो संगत कोण हो गया। उसके बाद बी और सी, बी भी संगत कोण हो गया। ए और सी, ये भी संगत कोण हो गया। तो ये सी और डी, सी और डी, यानी बी और सी, ए बी, ए और सी। तो यहाँ पर देखिए ए और सी दिया है, ए और सी, यानी यही तो आमने सामने वाला एंगल है, यही आमने सामने। सी और डी तो एक ही साथ संगत कोण है, ए बी भी संगत कोण है, और बी सी भी संगत कोण है। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, डी, क्योंकि ये आमने सामने वाला एंगल बन रहा है, आमने सामने वाला एंगल। तो हमारा आंसर डी सही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 30 नंबर में क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर बोला रांची के 5 शहरों के शाम 6 बजे का तापमान किस प्रकार है। देखिए यहाँ शहर का नाम है और यहाँ तापमान कितना कितना है। ठीक है, जैसे रांची में शाम के 6 बजे कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस है। लोहरदगा में 10 डिग्री सेल्सियस है, और गुमला में 11 डिग्री सेल्सियस है, और दुमका में 12 डिग्री सेल्सियस है, और साहेबगंज में 9 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें बोला है यहाँ पर इनमें से कौन सा शहर अधिक ठंडा में है। तो जिसका तापमान कम होगा वही सबसे ठंडा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साहेबगंज की तापमान जो है वो सबसे कम है। तो आंसर इज़ द सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सी करेक्ट होगा, साहेबगंज में कम तापमान है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ साइंस की आती है, यानी विज्ञान के आते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया, सुनील ने जब बंद पड़ी गेहूं की बोरी में गेहूं के बीच छुपाया हुआ सामान को निकालने के लिए हाथ अंदर किया तो उसे गर्माहट का एहसास हुआ। तो गेहूं की बोरी में गर्मी पैदा होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। गेहूं के दाने सड़ने लगे थे, या बोरी के अंदर हवा नहीं पहुंच रही थी इसीलिए, या गेहूं के दानों के श्वसन के कारण, या गेहूं के दानों में मौजूद तो पोषक तत्व के कारण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं के अंदर श्वसन के कारण, क्योंकि गेहूं जिंदा था, वो अंदर ही अंदर सांस लेते, इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा, यानी कि बी नंबर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो अगले साल कैसे वो बोएंगे। ठीक है ना, तो जिंदा होना चाहिए।
यहाँ पर देखिए कि सजीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, यानी जो अपशिष्ट गंदा चीज़ों को वो बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ सर्वे में एक बच्चा कुपोषित पाया गया है। बच्चा भरपेट खाना तो खाता है, उसका पेट मोटा है, मगर उसका हाथ पैर और बाकी शरीर कमजोर है। उसके कुपोषण का संभावित कारण क्या है? उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी थी, या उसके खाने में विटामिन की कमी थी, या उसके खाने में प्रोटीन की कमी थी, या उसके खाने में वसा की कमी थी। तो आंसर आई थिंक यहाँ पर मुझे डाउट है, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पर क्या है, सी नंबर आंसर होगा कि उसके खाने में प्रोटीन की कमी थी। खाना तो भरपेट खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वक्र रेखा की लंबाई के साधन मतलब सही साधन क्या है? तो यहाँ पर समझिए, ये वक्र रेखा है, ठीक है, वक्र रेखा। अगर इसको ज्यामिति स्केल से करेंगे तो ये नहीं होगा, मीटर स्केल से करेंगे तो मीटर स्केल तो कुछ इस प्रकार की लंबाई होती है, टेबल स्केल भी लंबाई सीधी होती है, लेकिन अगर हम धागा की बात करेंगे तो धागा को ऐसे टुकड़ा करके ऐसे ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका सही साधन जो है वो क्या है, धागा होगा, यानी सी नंबर आंसर सही होगा वक्र रेखा के लिए। नेक्स्ट है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के किस भाग को सबसे ज़्यादा चिपकाता है? तो ये आंसर हो जाएगा माध्य भाग को, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के संपर्क में आने से आघात यानी झटका क्यों लगता है? इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो शरीर या हाथ भींगे होने के कारण होता है, या हमारा शरीर विद्युत का कुचालक होता है, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, या हमारा दिमाग विद्युत का सुचालक होता है? तो आई थिंक हमको लग रहा है ये वाला आंसर सही होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमको लग रहा है कि ए नंबर ही होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र पीली रोशनी वाली टॉर्च के माध्यम से पर्दे पर धूप से भरे एक गिलास की छाया बनाया और बनाया है, फिर छाया का रंग काला बना। जब वह लाल रोशनी वाले टॉर्च के माध्यम से छाया बनाएगा तो छाया का रंग कैसा होगा? वो भी काला ही होगा, तो ना वो लाल पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने जब मोमबत्ती जलाते हुए गिलास से ढक दिया तो उसने पाया कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का बड़ा सा भाग गिलास में रह जाता है। वायु की उपस्थिति के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर होगा वायु के वे हिस्से जो ज्वाला के संपर्क में नहीं हुए जलने में काम नहीं आते हैं, या वायु के कुछ अवयव जलने में उपयोगी नहीं होते हैं, या गिलास के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से मोमबत्ती पिघल गई, या गिलास में गर्मी बढ़ने से वायु का एक बड़ा भाग आपस में अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर होगा वायु के हिस्से में ज्वाला के संपर्क में नहीं है, फिर जलने में काम नहीं होते हैं, वायु के कुछ अवयव जलने में उपयोगी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब मोमबत्ती को गिलास के अंदर जला के रखेंगे तो वो तो कुछ देर जलेगा, उसके बाद वो बुझ जाएगी। आखिर कारण है कि गिलास के गर्म बढ़ने में वायु का आपस में अभिक्रिया कर लेती है, वायु का एक बड़ा भाग आपस में अभिक्रिया कर लेती है। आई थिंक गाइस हमको इसमें डाउट है, लेकिन यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है गाइस, इसको नहीं करना, इसको बाद में अगर आंसर हो जाता है तो मैं बता। यहाँ पर क्वेश्चन है, पिंकी के हाथ में कुछ वस्तुएं हैं जैसे पेंसिल, प्लास्टिक का लॉन्च बॉक्स, प्लास्टिक का गेंद, ऑलपिन शूटर, या पानी में गिर गया, तो इनमें से कौन सी वस्तु जो है पानी में तैरेगी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे नीचे में पेंसिल में से कौन सा मतलब पानी की सतह पर नहीं आएगा, पानी की सतह पर नहीं आएगा, ऑलपिन होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लास्टिक का गेंद भी आ जाएगा, प्लास्टिक का लंच बॉक्स भी इस तरह। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन आवर्ती का उदाहरण नहीं है? तो जैसे परेड में चलने की गति, देखो परेड में चलता है तो फिर उसी जगह लौट के आता है। झूला झूलने की गति ये इधर आएगा फिर इधर आएगा, ये मध्य भाग होगा, ये तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा। घड़ी में भी वही बात, यहाँ से आया फिर यहाँ से घूम के आएगा, तो ये सब तो आवर्ती गति है, लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं ताबले। ठीक है, तबले बजाना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में कठिनाई के कारण पर्वतारोही अपने साथ ले जाता है गैस, ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर। इसका मतलब क्या है? तापमान में कमी होता है, वायुदाब में कमी होता है, तापमान में वृद्धि है, वायुदाब में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायुदाब में कमी हो जाती है, जिस वजह से वो लेके चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ये दिए गए चित्र, ये किस महाद्वीप का है, तो आपको याद होगा ये किस महाद्वीप का है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर में भारत के जिन राज्यों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है उसको क्या कहते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हैं महेंद्र वर्मन प्रथम और दंती वर्मन अपराजित वर्मन और द्वितीय किस वंश से संबंधित राजाओं के नाम थे, तो ये पल्लव के थे, पल्लव राज के। ठीक है, आगे है कि पाषाण काल के किस भाग पर कई भागों में बांटा गया है और पाषाण काल का कौन सा भाग कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी और ताम्रपाषाण काल में धातु की खोज हुई थी। तो आंसर जो होगा हमारा सी नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से कृषि की शुरुआत हुई थी, मतलब कि हमारा आंसर जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई थी कृषि करने की। और यहाँ पर ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है गाइस, 46 नंबर का छोड़ दीजिए, टाइम अगर दूसरा मिलेगा तो मैं बता दूंगी। यहाँ पर झारखंड में स्थित मलुटी के मंदिर किससे बनी हुई है, देखिए यहाँ पर झारखंड जो है ये दुमका जिला पड़ता है और ये लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है दुमका से। तो ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो आई थिंक ये ईंट पत्थर तो नहीं हो सकता, ईंट सीमेंट मैंने तो देखी नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है पत्थर सीमेंट से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे देश में, हमारे देश के अनेक गांवों में विभिन्न पंथ संप्रदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं, किस प्रकार की विविधता को दर्शाती है, आंसर हो जाएगा ये धार्मिक विविधता को दर्शाती है, सी नंबर होगा। झारखंड की किस प्रमुख भाषा को संविधान 8 की अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ऐसी जो 22 वो ऐसी भाषा है जो संविधान के 8 अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसमें से झारखंड का है संथाली भाषा। ठीक है, ये शामिल किया गया है। ठीक है, वैसे बहुत सारा केरल है, पंजाब कुड़ुफ है या फिर नागपुरी तो नहीं है, हिंदी है उसमें, ये सब अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखे गए। तो संथाली झारखंड का फेमस है, यहाँ पर रखा गया है संविधान के 8 अनुसूची में। ठीक है, आगे विद्यालय के आसपास के गांव में डायन प्रथा से संबंधित एक प्रभात फेरी निकाली गई है, तो इस प्रभात फेरी का मूल उद्देश्य क्या है, तो मान लिया कोई डायन प्रथा का बहुत ज़्यादा मतलब कि बात जो है चलती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए कौन सी प्रभात फेरी चलाती है, अंधविश्वास बढ़ाने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, कुप्रथा फैलाने के लिए, भय बढ़ाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा उन्मूलन करने के लिए, यानी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि यहाँ पर डायन प्रथा का कोई बातें नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरह से इलीगल भी है। ठीक है, अगर ये कोई आपको बेवजह करता है तो आप इसका रिपोर्ट कर सकते हो थाने में। ठीक है, तो जो प्रभात फेरी होती है डायन प्रथा से संबंधित, तो ये उन्मूलन यानी ख़त्म करने के लिए। तो गैस हमने कर दिया, ये क्लास 8 का क्लास 6 का था, जो आज की एग्ज़ाम यानी कि 31 जनवरी की है, और इससे आगे भी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए।